नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवराज सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम अपने व्याकरण की किताब से अपना शीर्षक काल पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने काल का अर्थ, काल की परिभाषा और काल के भेदों का वर्णन किया था, जिसमें हमने काल का पहला भेद भूतकाल के 6 भेद आपको बताए थे। भूतकाल के उन 6 भेदों में से 3 भेद हमने आपको उस वीडियो में पढ़ाया था। अब उसके बाद के बचे हुए 3 भेदों का वर्णन हम अपने इस वीडियो में करेंगे और इसके बाद हम अगले भेद के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आते हैं हम सबसे पहले भूतकाल के 6 भेदों में से चौथा भेद कौन सा है। तो पहला हमने पढ़ा कि सामान्य भूतकाल, दूसरा हमने पढ़ा आसन्न भूतकाल, तीसरा हमने पढ़ा अपूर्ण भूतकाल। अब चौथा जो हमारा भेद होगा वो होगा पूर्ण भूतकाल। तो शीर्षक हमारा पहला रहेगा भूतकाल के भेद। तो 6 भेद आपको बताए गए थे, जिसमें से 3 आपने पढ़ा है और चौथा भेद आप पढ़ेंगे अब पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का अर्थ है कि जो घटना बीत चुकी हो उसे हम पूर्ण भूतकाल ही कहेंगे। जैसे अब तक अपूर्ण में आपने पढ़ा कि घटना तो भूतकाल में ही घटित हुई है, लेकिन घटना पूरी हो चुकी थी या नहीं हो चुकी थी इसकी जानकारी उसमें नहीं हो पा रही थी। लेकिन इसमें पूर्ण भूतकाल में उसका एकदम विपरीत होगा। इसमें जो भी घटना होगी वो पूरी हो गई होगी। तो ऐसे ही उदाहरण को हम पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत रखेंगे। तो पूर्ण भूतकाल की परिभाषा है जब क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी होती है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण है इसका, बारिश थम चुकी थी। इस उदाहरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो बारिश है वो थम चुकी थी, अर्थात बंद हो चुकी थी। कार्य के पूर्ण होने की पूर्ण जानकारी हमें इस उदाहरण के द्वारा मिल रही है। 5वां भेद है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब ही होता है कि जिसमें निर्णय पूरी तरह से पता न चल पाए, हाँ या ना की अवस्था में उत्तर मिलता रहे, हुआ भी है या नहीं भी हुआ है, तो उसे कहते हैं संदिग्ध। इसकी परिभाषा हो जाएगी क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह उत्पन्न हो,
उत्पन्न हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे खाना खाकर सो गए होंगे। इस उदाहरण में ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि बच्चे सो गए होंगे या अभी जग रहे होंगे। तो ऐसी अवस्था में हम संदिग्ध भूतकाल का ही वर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें संदेह उत्पन्न है कि बच्चे खाना खाकर सो गए होंगे या जग रहे होंगे। हेतु मद भूतकाल जब किसी क्रिया का संपन्न होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करते तो सफलता मिलती। अर्थात सफलता मिलना जो है वो किस क्रिया पर निर्भर है? परिश्रम की क्रिया पर निर्भर है। यदि आप परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे, अर्थात परिश्रम करते तो सफलता मिलती। दूसरा उदाहरण है इसका, यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। फसल का अच्छा होना किस पर निर्भर है? वर्षा पर, कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो ये हमारा हेतु मद भूतकाल का है कि जब कोई क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, उसके आधार पर वो संपन्न होगी या नहीं होगी, ये निर्भरता रहती है, तो हम उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। तो आपने भूतकाल के उन 6 भेदों को पढ़ा, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। अब हम पुनः वापस चलेंगे और काल के भेदों पर ही आएंगे। अब तक हम काल के पहले भेद भूतकाल के भेदों को पढ़ रहे थे। अब हम पुनः काल के भेदों पर चलेंगे, जिसमें से काल का दूसरा भेद, पहला तो हमने पढ़ लिया भूतकाल, दूसरा भेद हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। काल का दूसरा भेद है वर्तमान काल। तो हम यहाँ पढ़ेंगे वर्तमान काल के भेद।
तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया गया है कि क्रिया के जिस रूप से उसके उसी समय में घटित होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। तो इसका पहला भेद है वर्तमान काल का कि सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। जैसे गाड़ी चल रही है, दूसरा है प्रियंका पत्र लिख रही है। दोनों उदाहरणों में आपको ये स्पष्ट हो रहा होगा कि जो भी क्रिया हो रही है वो वर्तमान समय में घट रही है, अर्थात गाड़ी चल रही है, प्रियंका पत्र लिख रही है। गाड़ी जो है वो चल रही है और प्रियंका पत्र लिखने का काम कर रही है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। परिभाषा है इसकी, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, समाप्त नहीं हुई है। जैसे अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं। उदाहरण ये बता रहा है कि अभी अध्यापिका जी का कार्य समाप्त नहीं हुआ है, चल तो रहा है, वर्तमान समय में ही क्रिया घटित हो रही है, अर्थात पढ़ाने का जो कार्य है वो वर्तमान समय में ही हो रहा है, लेकिन क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। इसलिए कहा गया है कि यह अपूर्ण वर्तमान काल है, कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, समाप्त नहीं हुई है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का अर्थ पहले ही आपको बताया गया है कि जिसमें संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से
क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में घटित होने में संदेह उत्पन्न हो, जैसे बच्चे पढ़ रहे होंगे, इसमें क्रिया वर्तमान में ही घटित हो रही है। पढ़ना वर्तमान समय में चल रहा है, लेकिन पढ़ रहे होंगे, ये निश्चित नहीं है कि वो पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे। कि संदिग्ध वर्तमान काल की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में पूर्ण होने में या घटित होने में संदेह उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल। तो ये तो आपने वर्तमान काल के तीनों भेदों को पढ़ा कि सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य काल में कि जिसके उसी समय में घटित होने की पूरी जानकारी मिलती हो। अपूर्ण वर्तमान काल का अर्थ है कि क्रिया ऐसी हो कि जिसमें हमें ये पता न चले कि क्रिया अभी हो रही है या समाप्त हो गई है। और संदिग्ध वर्तमान काल में कि वर्तमान समय में क्रिया के घटित होने में संदेह उत्पन्न हो, वो संदिग्ध वर्तमान काल कहलाती है। हम पुनः काल के भेद पर ही आते हैं, जिसमें हमने काल के दो भेद पढ़े, भूतकाल और वर्तमान काल। तीसरा और अंतिम है हमारा भविष्यत काल। यह काल का तीसरा भेद है। इसके दो भेद होते हैं। जहाँ भूतकाल के आपने 6 भेद पढ़े, वर्तमान काल के आपने 3 भेद पढ़े, लेकिन भविष्यत काल इसमें 2 भेद होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे सामान्य भविष्यत काल। भविष्यत काल की परिभाषा आपको पहले भी पढ़ाई जा चुकी है, पुनः भी आपको एक बार दोहरा देते हैं कि क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के भविष्य में घटित होने की जानकारी मिलती है, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। सामान्य आपने भूत में भी वही पढ़ा और वर्तमान में भी वही पढ़ा, वही नियम भविष्यत काल में भी होगा कि क्रिया के जिस रूप से हमें उसके भविष्य में घटित होने की पूरी जानकारी मिले, वही क्रिया हमारी सामान्य भविष्यत काल क्रिया कहलाएगी। तो इसकी परिभाषा होगी, क्रिया का जो रूप उसके भविष्य में होने का बोध कराए, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल हम पुस्तक मेला देखने जाएंगे।
पुस्तक मेला देखने का प्रोग्राम हम कब बनाएंगे, अर्थात कल बनाएंगे। आने वाले कल, यानी जो हमारा आने वाला दिन होगा, हम उसमें क्या करेंगे, पुस्तक मेला देखने जाएंगे, कि हम पुस्तक मेला देखने कल जाएंगे। तो इसलिए ये कौन सी क्रिया हो जाती है, सामान्य भविष्य काल। दूसरी क्रिया है संभाव्य। भविष्यत काल। संभाव्य का मतलब होता है संभावना, जिसकी संभावना जताई जाए कि हो सकता है यह कार्य हो जाए या नहीं भी हो जाए। संभाव्य की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की संभावना हो। उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे संभव है कि वर्षा हो। दूसरा है शायद हम पिकनिक जाएंगे। इन दोनों उदाहरणों में जो भी क्रिया हो रही है वो संभावित है, शायद है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इन दोनों उदाहरणों में क्रिया के होने की संभावना जताई जा रही है। तो आपने पढ़ा भविष्यकाल का दोनों भेद, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। तो इस तरह से आपने अपने दोनों वीडियो में काल के भेदों को पढ़ा। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो भूतकाल के 6 भेद आपको पढ़ाए हमने, भविष्यत काल के 2 पढ़ाए और वर्तमान काल के हमने आपको 3 भेद पढ़ाए। हम पुनः एक बार अपने पाठ को दोहराते हैं कि काल क्या है। काल का अर्थ है समय, अर्थात क्रिया के घटित होने के समय का बोध हमें जिससे होता है, जिस शब्द से हमें क्रिया के घटित होने के समय का बोध होता है, उसे हम कहते हैं काल। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, आपने देखा उसमें और पढ़ा भी कि पहला भेद भूतकाल जो है उसके 6 भेदों में सबसे पहले आपने पढ़ा सामान्य भूतकाल, दूसरा आपने पढ़ा आसन्न भूतकाल, तीसरा पढ़ा आपने अपूर्ण भूतकाल, चौथा पढ़ा पूर्ण भूतकाल, पांचवा पढ़ा आपने संदिग्ध भूतकाल और छठवां पढ़ा आपने हेतु हेतु मद भूतकाल। दूसरा भेद काल का वर्तमान काल है, जिसमें आपने 3 भेद पढ़ा। पहला पढ़ा आपने सामान्य वर्तमान काल, दूसरा आपने पढ़ा अपूर्ण सामान्य काल और तीसरा आपने पढ़ा संदिग्ध वर्तमान काल।
काल का तीसरा भेद, भविष्यत काल में आपने दो भेद पढ़ा। पहला पढ़ा आपने सामान्य भविष्यत काल और दूसरा पढ़ा आपने संभाव्य भविष्यत काल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपना यह शीर्षक काल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो देखते समय, मैं हर वीडियो में आपको ये रिमाइंड कराती हूँ कि वीडियो देखते समय आप अपनी किताब, अपनी कॉपी, पेन या पेंसिल अपने साथ लेकर के बैठें, जिससे आपका नोट्स भी तैयार होता रहे। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वीडियो के ही सहारे रहें, आप अपनी किताब का अध्ययन ज़रूर करिए, क्योंकि जो स्व अध्ययन होता है, स्वयं से पढ़ना जो होता है, वो अत्यधिक प्रभावशाली होता है। तो आप जब अपनी किताब को भी पढ़ेंगे और वीडियो भी देखेंगे, दोनों चीज़ें आप जब करेंगे तो आपका शीर्षक आपकी समझ में और भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।